Now next chapter is chapter number 13 and this chapter name is probability. Okay, ठीक है, this chapter name is probability. In this chapter we have to study probability, है ना, बट सिंपल प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना. हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नाम से लग रहा है कुछ कंडीशंस रहेंगी इस प्रोबेबिलिटी में. अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यही होता है आपका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी मतलब होती है संभावनाएं, प्रायिकता मेन बेसिक नाम है इसका, है ना. तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं होती है, ठीक है ना. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपकी डेफिनेशन के थ्रू आप उसको रूल्स में सॉरी फॉर्मूला में आप पुट करते हैं, है ना. ऐसे ही तो करते हैं आप 8, 9, 10, 11, 12 में. इन प्रीवियस क्लास 11th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, इसमें थोड़ा सा यूज होने वाला है. इसमें आपने 12th क्लास का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा है, सॉरी 11th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा, वो भी थोड़ा सा यूज होने वाला है. सेट्स भी यूज होने वाले हैं, ठीक है ना. सेट्स जो चैप्टर 1 11th है ना आपका, वो यूज होने वाला है. तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस क्लास में जो आपने 11th पढ़ा है वो आपको, जिसमें आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना. वैल्यूज आने वाली है इसमें. बेसिकली प्रोबेबिलिटी में आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत यूज होता है. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ सम कंडीशंस रहेंगी, और वो कंडीशन क्या होता है कि वो हो चुका होता है इवेंट. वो इवेंट क्या होता है, हो चुका होता है. उसी चीज को हो चुका होता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना. हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इस चैप्टर पे. ओके, तो देखिए सपोज दैट वी हैव मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना. एक क्या बोलता हूँ, रैंडमली एक इवेंट क्रिएट करता हूँ. जैसे कि आप टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को मैं क्या कर रहा हूं, 2 बार क्या कर रहा, टॉस कर रहा हूं, ठीक है ना. एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस आएंगे, सैंपल स्पेस मतलब कि आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आएगा वो क्या क्या आएगा. पहले में अगर हेड आया तो सेकंड में टेल आ सकता है, ठीक है ना. एंड टेल, हेड एंड टेल. फर्स्ट कॉइन आपका आ गया हेड, तो सेकंड टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, मतलब टेल आ गया. सेकंड में पहले में टेल आ गया, सेकंड में एंड हेड आ गया, थर्ड में हेड हेड हो सकता है, थर्ड में टेल टेल हो सकता है. आपका आया समझ में बात. ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, और ऐसी कंडीशन भी आपकी हो सकती है. तो दिस इज अवर सैंपल स्पेस व्हेन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. जब हम सिक्के को 2 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये फेवरेबल ये सॉरी ये आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना. ऐसा ही तो होगा, इन चारों में से एक आएगा, इन चारों में से एक आएगा. या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है. टेल एंड टेल, हेड एंड हेड, टेल एंड हेड, हेड एंड टेल. और देखो, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि हेड एंड टेल, या मतलब और ये जो डिनोट कर रहा है, ये और को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना. ये जो कॉमन साइन दिख रहा है ना आपको, ये और को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एंड को डिनोट कर रहा है. एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मतलब एडिशन. ध्यान देंगे इस पे. हेड एंड टेल, पहले पे हेड आ सकता है तो दूसरे पे टेल हो सकता है. एंड टेल मतलब कि हेड एंड टेल, या फिर टेल एंड हेड, या मतलब और हेड एंड हेड और टेल एंड टेल. ऐसे इसको रीड करना है, ठीक है ना. जब भी एंड का यूज होगा आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब भी और का वर्ड का यूज होगा आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 है ना. तो 4 में 4 चला गया तो डिवाइडेड बाय 1, मतलब 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, है ना. अब सपोज दैट मैं मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, अब 4 में से ये आ गया, तो हेड एंड टेल, चलिए उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना.
ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, इतना ध्यान रखेंगे। अब मैं एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैं क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल से, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या कर दिया, एक कॉइन को 2 बार क्या कर दिया, टॉस कर दिया, तो मेरे पास सैंपल स्पेस आपका ये आ गया। अब मैं एक इवेंट ई क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। इवेंट ई क्या कहता है देखिए समझिएगा। इवेंट ई कहना चाहता है कि एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड में क्या आएगा, या फिर हेड एंड टेल और टेल एंड हेड, ये दो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं आपके। एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी अभी निकाला नहीं, मैं एक इवेंट बताया हूं कि एग्जैक्टली वन हेड होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली वन हेड इसमें, एग्जैक्टली वन हेड इसमें, इसमें तो 2 हेड है, इसमें तो हेड ही नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो आपके पास 2 ही टर्म, 2 ही एलिमेंट आपको मिलेगा, हेड एंड टेल एंड हेड। एग्जैक्टली वन हेड, इट इज अवर इवेंट। नाउ अनदर इवेंट एफ लेते हैं, ठीक है ना। अनदर इवेंट आप ए बी करके भी ले सकते हैं, मैं ई एफ करके ले रहा हूं। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड हो, एक नया इवेंट है आपका एफ, उसमें क्या हो, एटलीस्ट वन हेड हो, एक हेड होना चाहिए। तो हेड टेल, टेल एंड हेड, एंड हेड एंड हेड। हेड एंड हेड क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड, एक हेड या तो एक से ज्यादा हेड। इट मींस दैट एटलीस्ट वन हेड, इट मींस दैट आपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको बताया था एटमोस्ट एंड एटलीस्ट। एटलीस्ट में क्या होता है, वो एक हो सकता है तो एक से ज्यादा, एटमोस्ट में वो वैल्यू उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, वो नीचे ही रहेगी, उससे या उससे कम। एटलीस्ट मतलब होता है वन या वन से ज्यादा। तो आपका हेड एंड टेल, टेल एंड हेड और हेड एंड हेड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, अब यहीं पे मैं निकालना चाहता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल probability of event, conditional probability of event E based on some condition, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन द सम, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। आप समझिएगा, मुझे क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन। बेस्ड ऑन सम कंडीशन मतलब कि इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन में आपको 2 इवेंट दिए रहेगा, ठीक है ना, और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा और दूसरी इवेंट हो चुका होगा, दूसरा इवेंट क्या होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा। इट मींस दैट आपका सैंपल स्पेस ये रहा, पहला इवेंट ये रहा, दूसरा इवेंट ये रहा, और ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, ये वाला इवेंट हैज बीन ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब कि वो हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है। आप समझ में आया आपको। आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की निकालनी है, और जबकि एफ क्या हो चुका है, इसकी ये अपना इवेंट कर चुका है, ये इसका इवेंट हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है हमको, है ना। अब आपको समझ में आया। अभी देखना आप, मैं अगर बोलूं सैंपल स्पेस से मुझे हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के दीजिए, उस टाइम आपको समझा रहा था फिर छोड़ दिया था। अब मैं बोलूंगा सर आप मुझे क्या करें कि हेड एंड टेल, टेल एंड हेड एंड हेड एंड हेड एंड टेल एंड टेल की मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दीजिए, हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के दीजिए। तो आप कैसे करेंगे, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4/3, सॉरी 3/4, सर ये रहा 1 2, टोटल पॉसिबल आउटकम हेड होगा, और हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। ऐसा कर देंगे आप, एंड ऐसे ही करेंगे। या फिर आपको निकालने का तरीका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसमें, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी एंड का मल्टीप्लिकेशन 1/2, तो इसकी कितनी हो गई, 1/4, 1/4 होगी। हेड देखो, हेड किस किस से आया, हेड या फिर टेल आ सकता था, लेकिन हेड आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी थी, 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है आपका एंड है, तो इसका टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो टेल आ गया तो 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, इसकी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, और इसकी भी 1/4, इसकी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 क्या आ गया, 4/4, 4/4 आ गया, मतलब सॉरी 4/4, 4/4 आ गया। ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज आउटकम है, और आपका क्या है 1/4। आपको क्या निकालना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 4/4, 4/4 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना भाई,
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4 ये टोटल। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ हेड एंड हेड चाहिए, तो 1/4 इट मींस दैट क्या होगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट आया, कितना आया 1/4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी आपकी, सॉरी मैं 3/4 लिख दिया था ना, 3/4 नहीं 1/4 होगा, ठीक है ना 1/4 होगा। 3/4 क्यों होगा भाई, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 में से कौन सा चाहिए, मुझे हेड एंड हेड वाला चाहिए टर्म, तो 1/4 आएगा, 3/4 नहीं आएगा, सॉरी आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। हेड एंड हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी 1/4 रहेगी, ठीक है ना। वो जो सबसे जब जस्ट ऐसे पहले प्रीवियस बताया 3/4 ना, वो रॉन्ग है, 3/4 नहीं आएगा। 3/4 क्यों होगा, नहीं होगा, आपको 1/4 ही होगा, ठीक है ना 1/4 होगा आपका, ओके। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन द सम कंडीशन। तो मतलब कि इवेंट एफ हो चुका है, आपका इवेंट क्या हो चुका है, आपका एफ हैज बीन डन, ऑकर्ड हो गया है। अब आपको इसी के थ्रू इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसके थ्रू हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया आपको, इसके थ्रू सैंपल स्पेस के थ्रू हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी किससे निकाला, बेस कितना था इस पे, क्योंकि ये आपका सैंपल स्पेस ऑकर्ड हो चुका था, हमने उछाल चुके थे और हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4 आ जाएगी, ओके। कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन द सम कंडीशन, मतलब कि कंडीशन एफ हो चुका है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है E जो है इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसको हमकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E चाहिए, F क्या हो चुका है, ये आपका F हो चुका है, जो डिवाइड में रहेगा ना वो हो चुका होगा, ठीक है, जो डिवाइड में रहेगा वो हो चुका होगा। P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E given that event F has been occurred, समझ में, probability of event E, conditional probability of event E given that event F has been occurred, ये आपका event F क्या हो सकता है, हो गया है, occurred हो गया, हो चुका है, इसका event हो चुका है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहता है, probability of E intersection of F divided by probability of F रहेगा, समझ में आया। देखिए बहुत इजी है, probability of event E by event F, it means that probability E चाहिए हमें, event E की probability चाहिए, जबकि F क्या हो चुका है, ये F जो है आपका हो चुका है, event F क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको F से ही क्या चाहिए, इवेंट E चाहिए, मतलब कि अब ये सैंपल स्पेस ये हुआ, अगर अब आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, HT TH HH, अब इसी में से तो इसी को निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे, ये रहेगा, और आपको इसी में से तो इतना निकालना है। तो HT की बारी कब आएगी, जब HT आएगा तो HT की बारी आ जाएगी, TH कब आएगी, जब TH आएगा तो TH की बारी आ जाएगी। आया समझ में, जिस तरह से भी हेड टेल आ रहा है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी तो हेड आएगी भाई, तो 1/4 रहेगी उसकी, क्योंकि ये 1/4 मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है, और डिवाइडेड में कितना रहेगा, सिर्फ हमारे पास एक ही इवेंट है जिसपे HH आ रहा है, तो 1/4। तो उसी तरह से इसमें भी रहेगा, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन इवेंट F डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो देखते हैं E इंटरसेक्शन F, आपको पता है ना E इंटरसेक्शन F कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। E इंटरसेक्शन F मतलब कि ऐसे टर्म्स जिसमें कॉमन रीजन हो, कॉमन पॉइंट बने, जैसे कि आपको मैं यूनिवर्सल सेट बताऊं, है ना, इसको रफ करना पड़ेगा, एक बार इसको रफ करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं और ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं, इसको रखना पड़ेगा अभी, ओके। तो इतना आप नोट डाउन करें पहले। देखिए हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी इज P E by F, which means that P E intersection F by कितना, इंटरसेक्शन बाय P by F, ठीक है ना। जो इवेंट हो चुका होगा वो डिवाइड में रहेगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देखिए अभी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड इवेंट F निकाल के दिया है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या होगा,
देखिए हेड मतलब हेड आया टेल आया, तो 1/2 इंटू 1/2। हेड कितना है 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल की 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है प्लस साइन 1/2 प्लस सॉरी इंटू 1/2। 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4 प्लस 1/4, इट मीन्स दैट क्या हो गया 2/4, और इसका मतलब हो गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ गया 1/2 आ गया। 1/2 ही होगा क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे, 4 थे, एच टी टी एच 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 एंड टेल टेल, है ना। अब इसमें से एच टी और टी एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 आपके पास आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ देखते हैं, एच टी मतलब एच की 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, सभी की 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी है भाई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 1/4 1/4, इट मींस दैट 3/4। टोटल सैंपल स्पेस कितना था मेरे पास 4, इसमें 3 आने की, इसमें एच टी टी एच 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 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो 3 बाय इट मींस आवर 3/4, है ना। ये कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए, मुझे ये वैल्यू मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया मेरे पास, मुझे क्या चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ एफ। तो आपने सेट्स में पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक इवेंट और एक और इवेंट, मान लो ये इवेंट ए है, ये आपका समझिए सेट है, सेट ए है सेट बी है, इट मींस इसमें 1 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, एक 3 है और इसमें 4 एंड 5 है, और एक और 6 ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो ए के एलिमेंट कितने होंगे, तो देखो ए के एलिमेंट है 1 2 3, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, इसमें जो इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन मतलब 3 दोनों के लिए, ए के लिए भी है और बी के लिए, तो ये तो हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए का और बी का दोनों में जो सेम हो, दोनों में जो सेम एलिमेंट हो, वही तो इंटरसेक्शन कहलाता है, वही तो क्या कहलाता है आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसमें देखेंगे ई एंड एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे, तो ई इंटरसेक्शन क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए पहले प्रोबेबिलिटी नहीं, पहले तो आप ये निकालिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ में इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, देखिए एच टी एंड टी एच, एच टी एंड टी एच ये दोनों कॉमन है, आया समझ में, मतलब कि यहाँ पे ई इवेंट में एच टी एंड टी एच है और एफ इवेंट में भी एच टी एंड टी एच है और एच एच है, तो दोनों में से कॉमन क्या हुआ, दोनों में सेम कौन सा है आपका एच टी टी एच एंड एच टी टी एच, मतलब हेड एंड टेल एंड टेल एंड हेड एंड टेल एंड टेल एंड हेड, ये दोनों क्या है इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों क्या है आपके कॉमन है, ये दोनों आपके कॉमन है। तो ये आपका दो इवेंट आ जाएगा, नहीं दो पॉसिबल केसेस आ जाएंगे, टेल टी एंड एच, है ना, या फिर हेड एंड टेल या फिर टेल एंड हेड, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या होगा हेड की 1/2 टेल का 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 2/4, इट मींस बाय 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इंटरसेक्शन f एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f इवेंट f, तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय p बाय f कितना है 3/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया 2 सबसे ऊपर चला जाएगा 2/3, दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e 2/3 आया बाय फॉर्मूला। अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, अब देखिए 2/3 आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकते, अब मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि अब हमारा इवेंट एफ हो चुका है, इवेंट ई की हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवेंट एफ हो चुका है मतलब यही हमारा क्या है सैंपल स्पेस है आपका, ये क्या है आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। तो इसी में से आपको देखिए 3 मतलब एच टी एंड टी एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3 सैंपल्स में एच टी टी एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सीधे सीधे 2/3, 3 टर्म्स में ये दो आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 तो होगी, है ना भाई, तो 2/3 यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक आपको फॉर्मूले से ही करना है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेगी,
है ना। और इसमें आपको एग्जैक्ट पता चले, एग्जैक्ट आपका रिटन फॉर्म भी रहेगा, अच्छे से लिखना होगा आपको कि भाई ये हमारा प्रोबेबिलिटी इवेंट ई है, इवेंट एफ, ये है हमारा पॉसिबल ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये हमारा है। फिर हमने फॉर्मूला भी नोट करेंगे और उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, फिर आपका आंसर आएगा। तो 2/3 इसका आंसर होगा। अब आपको समझ में आया होगा कंडीशन क्या था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको दो इवेंट दिया रहेगा, दो इवेंट में एक इवेंट हो चुका होगा, तो उसी इवेंट हो चुके हो गया वही हमारा क्या रहेगा, अब सैंपल स्पेस बनेगा, और उसी हो चुके इवेंट से प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बेसिक यही है आपका, ठीक है। हैज बीन ऑकर्ड मतलब कि एक कंडीशन दे रखा है कि सेकंड जो इवेंट है वो हो चुका है, आप फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालिए बाय द बेसिस ऑफ जो इवेंट हो चुका है। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर बनेगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ओके, आप अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इंटरसेक्शन F बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 ही रहेगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना भैया। अब अगर आप ऐसा करें P इंटरसेक्शन F, तो P E intersection F divided by number of sample space by P of F divided by number of sample space, number of sample space, number of sample space तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर तो कितना ही बन रहा है, इतने में ही आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E has been F इवेंट F has been occurred। ओके, तो ये आप सीधा ये फॉर्मूला आप डिनोट करके सीधा सीधा आंसर आप ला सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा, आपको समझ में आते जाएगा। ओके, इसको राइट डाउन करो आप। आपने सेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वाला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ, है ना, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन वाला बी। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये कैसे आता है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू इन सब की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी में आपको करवाएंगे, तो मैं नंबर ऑफ ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं ले रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ बी एलिमेंट एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने 11th के सेट्स में पढ़ा हुआ। ये आता कैसे है, मान लीजिए आप एक यूनिवर्सल सेट से लीजिए, यूनिवर्सल सेट लिया आपने, ऊपर देता हूँ मैं आपको, बस बहुत छोटा समझाऊंगा आपको। ये यूनियन हुआ, एक एलिमेंट है और एक और एलिमेंट है, समझो ए सेट है और ये आपका बी सेट है। नंबर ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। अब सपोज दैट अभी जस्ट बताया आपको, ये प्रूफ कैसे होगा, जैसे 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11, है ना, ये तरह चला गया। तो नंबर ऑफ, देखिए ए सेट में क्या है, एलिमेंट क्या क्या है आपके, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, है ना भाई। ये पूरा टर्म कितना है, पूरा ए का सेट है, 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 ए पे भी है। बी का क्या है, 7 8 9 10 11, ये आपका बी का सेट है ना, इट इज द बी सेट। ओके, अब इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या रहेगा, 7 8, इंटरसेक्शन तो 7 8 ही कर रहा है ना, ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो दो एलिमेंट इसमें आ गए, 7 8 आ गए। इसका एलिमेंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या करता है, जो रिपीटेड टर्म को तो काउंट नहीं करता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू तो 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9, तो यहाँ पे 9 आना, तो इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। तो देखिए अब एन ए की वैल्यू 6 प्लस एन बी की वैल्यू, नंबर ऑफ बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट 5 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी सेट का, तो ये क्या हो जाएगा 2, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 2 9, 9 आ गया। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में भी क्या होगा, यहाँ पे P आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सब में बस प्रोबेबिलिटी ही क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट अगर सही है तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी ये करेक्ट होगा,
ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी क्या होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप ये नोटेट करिएगा, सेट के थ्रू जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालते हैं तो नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दोनों तरफ क्या होती है, इक्वल। मतलब ये फॉर्मूला इक्वल होता है, ये फॉर्मूला जो होता है सेम प्रूफ होता है कि भाई इसकी वैल्यू आप इसकी वैल्यू के बराबर कर सकते हो। तो अब प्रोबेबिलिटी भी ऐसा, आप प्रोबेबिलिटी के लिए भी ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी फर्स्ट है P S by B is equal 1 and P B by B is equal 1, है ना। देखिए इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस गिवन दैट इवेंट बी हैज बीन ऑकर्ड। ये आपका क्या हो चुका है, बी आपका हो चुका है, बी आपका हो चुका है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही तो होगी। सपोज दैट सैंपल स्पेस आपने ले लिया एच एच, टी एच, एच टी एंड टी टी। बी इवेंट मैं बोल रहा हूँ कि सर आप एग्जैक्टली 1 इवेंट कर दीजिए, ठीक है ना। आपका ये इवेंट ई, ये सब ये आपका इवेंट ई है, और आपका इवेंट एफ हो चुका वाला है एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड ले लेते हैं, नहीं एटलीस्ट 1 हेड ले लेते हैं, एटलीस्ट 1 हेड, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल, ये आपका एटलीस्ट 1 हेड की कहानी है, ठीक है ना। आप समझिएगा, मैं जो इवेंट ई जो है हमारा सैंपल स्पेस है, ई हमको इसी की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्योंकि देखिए ई मतलब कि आपका सैंपल स्पेस है ना? समझ में आ रहा है आपको, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर आप एक सिक्के को, एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो यही इवेंट आएगा, ये मतलब यही आपकी पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे तो मतलब सैंपल स्पेस हुआ, सैंपल स्पेस हुआ, क्या हुआ, ये सैंपल स्पेस हुआ, और इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दिया, ई से। देखिए आप ई को हमेशा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ई रहेगी, और एफ को हमेशा क्या करेंगे, ये हो चुका है, मतलब बी वाला जो है आपका हो चुका है, इट मींस ये बी है, ये एस है, ये बी है, बी मतलब कि आपका हो चुका है, जिसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। एफ हमेशा क्या करेगा, एफ जो हो चुका है इवेंट को बताएगा, और ई जो है हमको उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसके थ्रू, एफ के थ्रू, क्योंकि एफ हमारा हो चुका है, तो इसी के थ्रू हमको ये इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एफ हमारा बी है और एस हमारा ई है, तो हमको ये इवेंट हमारा क्या हो चुका है, हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है। तो अब ये हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी एस बाय बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी एस इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, 1/2 into 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, it means that 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया। इट मींस दैट यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। S इंटरसेक्शन B, S इंटरसेक्शन B, देखिए इंटरसेक्शन बताया था आपको दोनों का कॉमन, तो देखिए TH है, HT है, हेड है, मतलब कि आपके पास S इंटरसेक्शन B कितना आ गया, HH, TH एंड HT। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन B कितना आएगा, 1/2 into 1/2, 1/4, 1/4, 1/4 कितना आ गया, 3/4, ये भी 3/4 आ गया, 3/4 कैंसिल आउट, कितना आया, 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसके कंडीशन पे, जब बी ऑकर हो चुका है, तो सैंपल स्पेस का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी क्या हो इवेंट हो, कोई सा भी इवेंट जो बी क्या हो, ऑकर्ड हो चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, आप जब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा आपका वैल्यू 1 आएगा, चाहे वो कोई सा इवेंट, दूसरा इवेंट कुछ भी रहे, ठीक है ना। आपका सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। इस कंडीशन में ही रहेगा, इस कंडीशन में बी एक सैंपल स्पेस समझिए आप, भैया आपका बी है, इट इज अवर बी, और बी फिर से बी आपका एक इवेंट यही रखा,
है ना। बी एक इवेंट है तो चलो इसमें आपको बी रखना पड़ेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताइए टी एंड टी, है ना, कोई सब, या तो आप यही हमारा बी सेकंड जो टर्म एलिमेंट है इतना ही हमने कर दिया कि मान लो सैंपल स्पेस बी इतना है और उसके बाद हमने फिर बी की वैल्यू टी ही रख देते हैं, ठीक है ना। बी सेम है बी के साथ, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 ही आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ क्या होगी, 1 ही तो आएगी। ये 4/4, ये भी 4/4 होगा, है ना भाई। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, कितना 4/4। अब इंटरसेक्शन करेंगे इसका तो पूरा 4/4 इसके लिए भी होगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आया आपके पास। मतलब b की वैल्यू सैंपल स्पेस b आपका इवेंट b के इक्वल है, पूरी तरह से इक्वल है, ठीक है ना। ये आपका टैल एंड टैल रहेगा। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 into 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4, सभी प्लस में रहेंगे तो 4/4 आ गया। इसकी इंटरसेक्शन b सभी इंटरसेक्ट कर रहा है, सभी इंटरसेक्शन सभी कंक्लूड कर रहा है, सभी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। इट मींस दैट सभी आएंगे तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन e एंड f कितना आएगा, 4/4 4/4। इट मींस 4/4 by 4/4 1/1 इज इक्वल 1 आ गया आपके पास। तो ये आपका वैल्यू रहेगा। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी 1 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी 1 है। आपको याद रखना है कि ये ऐसा होता है। ओके, प्रॉपर्टी 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी टू, इसके पहले मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन बाय, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय बी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी एम बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एन बाय बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन बाय बी। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए अगर आपका एम एंड एन क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब आपका इंटरसेक्शन ही ना आए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो, 5 हो, ये वैल्यू क्या हो, m यूनियन n दोनों मिला के f इन m इंटरसेक्शन n क्या हो, 5 हो। इट मींस देयर इज नो एलिमेंट टू इंटरसेक्शन करने के लिए कोई एलिमेंट ही ना हो। तो अगर ये इंटरसेक्शन करने के लिए 5 हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए आपकी 5 हो जाए, तो 5 हो जाए मतलब कुछ भी एलिमेंट ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, p m यूनियन n बाय b इज इक्वल p m बाय b प्लस p n बाय b। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो तो आपके पास क्या हो, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट चला जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निकल एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ इतना ही टर्म आपको मिलेगा। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना, एम यूनियन एन, इसका यूज होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप सेकंड प्रॉपर्टी इतना ही है, उसमें बहुत बड़ा डेरिवेशन करके दिया है। तो मतलब कि ये आपका सीधी सी बात है, ये अब एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी 5 हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन एन कुछ है ही नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सीधे 0 हो जाएगा, तो सीधे वैल्यूज पुट कर दो ना। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश, मतलब ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज बीन ऑकर्ड, ये बी आपका क्या हो गया है, ऑकर्ड हो चुका है। इसकी वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। समझ में आया, सीधी सी बात है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए नहीं होने की, ये नॉट क्या कर रहा है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जितनी होने की प्रोबेबिलिटी होती है, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी है ना भाई। देखिए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है,
वन में जितने होने की प्रोबेबिलिटी होती है, सपोज दैट आप एक पॉइंट पूछा ले तो 1/2 क्या आया, हेड आया, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/2। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, ये तो आने की प्रोबेबिलिटी है, तो पी ए नॉट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब माइनस को अगर थोड़ा सा और प्रॉपर्टी को देखें तो पी ए नॉट प्लस पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितना आ रहा है, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। नहीं आने की और आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये दिस इज अवर नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इसको भी राइट डाउन करेंगे, है ना।